साथियों नमस्कार। साथियों, फॉरेन पॉलिसी कैसे चलाते हैं, विदेश में जाकर के लोगों को जवाब कैसे देते हैं, कोई हमारे जयशंकर साहब से सीखे। और बेइज्जती कैसे कराते हैं और जिंदगी भर बेइज्जत रहने का कसम कैसे खाते हैं, कोई पाकिस्तान से सीखे। जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, इसमें पाकिस्तान फाइनल में नहीं है और फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं है। इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी। इसमें कुछ लोग ये कह रहे थे, जैसे हमारे देश में एक पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई, उनका कहना यह था कि भले ही इंडिया ये ट्रॉफी जीत जाए लेकिन इसमें इंसाफ वाली बात नहीं हो रही है, क्योंकि इंडिया को सारे मैच आपने एक ही मैदान पे खिला दिए। बाकी टीम्स को कभी पाकिस्तान जाना पड़ रहा है, कभी दुबई आना पड़ रहा है, उनको 3-3 घंटे की फ्लाइट लेनी पड़ रही है। तो ये तो नाइंसाफी है। अब कोई इनसे ये पूछे कि मान लो ये जो मैचेस हैं इंडिया वाले, ये दुबई में ना होकर के पाकिस्तान में ही होते, मान लिया चलिए, तो पाकिस्तान में भी जो शेड्यूल पाकिस्तान ने बनाया था उसके हिसाब से भी भारत के सभी मैच लाहौर में होने थे, लेकिन ये इनको नहीं पता, इनको तो सिर्फ विरोध करना है। उसी प्रकार से ये तो एक अपना एक अलग बात है। अब जो जयशंकर साहब ने किया है उस पर चर्चा करते हैं। जयशंकर साहब अभी ब्रिटेन में गए हुए थे और वहां पर चैटम हाउस में गए हुए थे। चैटम हाउस लंदन में है, जहां पर मीटिंग्स वगैरह होती हैं, मीडिया को ब्रीफिंग करनी होती है। तो वहां पर एक पाक जर्नलिस्ट था, पाकिस्तान का जर्नलिस्ट, और वो खड़ा हुआ सवाल पूछने के लिए और उसने कहा कि जयशंकर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जिस पर आप नर्वस हो जाएंगे। और उसके बाद वो जर्नलिस्ट खुद ही नर्वस हो गया। आप वीडियो में देख लीजिए। My name is Nisar. I am an author and a journalist. Let me make you a little nervous, Mr. Your Excellency. Thank you very much for your dissertation. Yeah. Kashmiris are up in arms because India is occupying Kashmir illegally. That's the reason why they are protesting. Now, given the Donald, given Mr. Trump's zeal for striking peace. अब इस व्यक्ति ने जयशंकर साहब से पूछा कि भाई देखिए, कश्मीर में जो हालात हो रखे हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं। सुनने में आया है कि कश्मीर में कई युवाओं को हथियार दे दिए गए हैं। सुनने में आया है कि कश्मीर में भारत ने लगभग 10 लाख फौज को वहां पर तैनात किया है, जिससे 70 लाख कश्मीरियों को दबा के रखा जा सके। हालांकि ये सब आंकड़े फर्जी हैं। और फिर उसका कहना था कि कश्मीर, इसका कहने का मतलब यह था कि जो भारत में कश्मीर वाला हिस्सा है वो मुद्दा कब सॉल्व होगा, यानी कि कब वो पाकिस्तान के पास जाएगा। हिम्मत देख रहे हैं। उसके बाद जयशंकर साहब ने कहा कि भैया तुम बात सुनो, बहुत हो गया तुम्हारा। कश्मीर की समस्या के 4 समाधान थे। समाधान नंबर 1, उसमें हमने 370 में बदलाव किया। फिर उन्होंने बोला कि समाधान नंबर 2, हमने कश्मीर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराया, सोशल डेवलपमेंट कराया, लोगों को महसूस कराया कि देखिए डेवलपमेंट क्या होता है। सॉल्यूशन नंबर 3 ये है कि हमने वहां पर इलेक्शन कराए। इलेक्शन में वोटिंग टर्नआउट बहुत अच्छा हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वहां पर एक सरकार को चुना। और जो चौथा सॉल्यूशन है, या कहें कि जो अंतिम इसका पड़ाव है, वो ये है कि जो कश्मीर का हिस्सा चुरा लिया गया है पाकिस्तान द्वारा, वो जैसे ही हम वापस ले लेंगे तो कश्मीर की समस्या सॉल्व हो जाएगी। इतने में वो चुप हो गया। यानी तुम भारत का कश्मीर लेने आए हो, अरे तुम वो छोड़ो, तुम अपना बचाओ। जो हालात इस समय पीओके में हो रखे हैं, जो हालात इस समय बलूचिस्तान में हो रखे हैं, आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि बलूचिस्तान में कई सारे ग्रुप्स अलग अलग होकर के लड़ रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, और वहां पर इस तरह के लोगों के खिलाफ जो इन पर जुल्म ढाते थे। अब उन सभी ग्रुप्स में मिलकर के अपना एक ग्रुप बना लिया है जिसका नाम रखा है बलूचिस्तान नेशनल आर्मी। अब इन्होंने कसम खाई है कि हमें बलूचिस्तान को पूरी तरह से लिबरेट करना है। मैंने एक वीडियो में आपको यह भी बताया था कि बलूचिस्तान कभी भी लिबरेट हो सकता है, कभी भी नया देश बन सकता है। आप बस उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके बारे में वहीं के एमपी ने पाकिस्तान की ही असेंबली में बोला था कि बलूचिस्तान के कई शहर ऐसे हैं जो अब हमारे हाथ से निकल चुके हैं, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहा है। अब बस ऑफिशियली बलूचिस्तान को यह कहना है कि हम एक नया देश बन चुके हैं। वहीं आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा वाला जो क्षेत्र है, वहां भी धीरे धीरे जो तालिबानी है वो एग्रेसिव बिहेवियर अपना रहे हैं, और अभी तो एक आध हमला भी रिसेंट में हुआ है। तो पाकिस्तान अपने घर को पहले संभाल ले, अपने टुकड़े होने वाले हैं पहले उनको संभाल ले, हमको आकर के बातें बताए। ये हम पहले से डिस्कस कर रहे थे, और आज इस पर अंतिम मुहर लगा दी जयशंकर साहब ने, जब उन्होंने खुलकर इस बात को बोला कि देखो भाई पीओके और आ जाएगा, उसके बाद सब चीजें ठीक हो जाएंगी। जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि हमारी सरकार आने के बाद में हमने इस तरह के डेवलपमेंट्स किए, हमने 370 हटाई, जिसके बाद लोगों को भरोसा हो गया है कि हम पीओके भी वापस ले लेंगे, वरना पहले तो इस बारे में कोई बात ही नहीं करता था। और ये बात सही है।
पहले हम और आप ये सोचते तक नहीं थे कि 370 में भी बदलाव किया जा सकता है या हटाई जा सकती है। आज हम उसको हटा करके डेली ये बात कर रहे हैं कि पीओके कब आएगा, पीओके कब आएगा। और हम ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भारत ने अपने जितने भी बड़े डिसीजंस लिए हैं वो ट्रंप के काल में लिए थे, 2016 से लेकर के 2020 के बीच में। आप गौर करिए, डिमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी लागू करना हो, यूपीआई लाना हो, एनआरसी असम में कराना हो, सीए लाना हो, धारा 370 हटानी हो, इस तरह के जितने भी बड़े रिफॉर्म्स थे जिसमें हर बात पर बवाल इस देश में करवाया जा रहा था, वो सब उसी कालखंड में हुए थे। फिर जो बाइडेन के कालखंड में सरकार चुप पड़ गई, इसमें बवाल देश में बढ़ने लगे, लेकिन सरकार ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। चाहे आप किसान आंदोलन देख लें, चाहे आप लद्दाख में प्रोटेस्ट देख लें, चाहे आप मणिपुर का इशू देख लें, चाहे आप बंगाल में आए दिन कोई ना कोई घटना देख लें, चाहे तमिलनाडु में कोई ना कोई विवाद देख लें, इधर खालिस्तानियों का बढ़ता हुआ आप जो तेवर आप देख रहे थे वो देख लें, ये सारी चीजें होती रही, सरकार ने कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया। और जैसे ही अब ट्रंप चचा सत्ता में आए हैं, आप तुरंत देखिए मोदी जी ट्रंप से मिलने लगे, इधर मणिपुर में सीएम ने इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति शासन लग गया। और बहुत जल्द वीडियो लेकर के आने वाला हूं, बताने वाला हूं कि किस तरह से संभावना है कि म्यांमार का भी जो चिन स्टेट है वो भारत में शामिल हो सकता है, संभावना है। वहां पर किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं बताऊंगा। रही बात इनकी किसान आंदोलन वालों की, इस पर भी एक वीडियो लेकर के आऊंगा पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स पर। उसमें बताऊंगा कि किस तरह से जो किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोग आकर के दिल्ली में बैठ गए थे, दिल्ली में उपद्रव कर रहे थे, फिर हरियाणा के बॉर्डर पर आकर के बैठ गए थे, वहां पर चीजों को स्थगित कर दिया था उन लोगों ने। अब वही किसान उल्टा पंजाब में जाकर के आंदोलन कर रहे हैं, और जो आम आदमी पार्टी पहले इन किसान के नाम पर जो आंदोलनकारी हैं उनको पनाह दे रही थी, शेल्टर दे रही थी, खाना भिजवा, पानी भिजवा, बिजली भिजवा, पूरा हर तरीके से उनको सुविधाएं दे रही थी कि आप प्रोटेस्ट करो, ज्यादा से ज्यादा करो करो करो, और बड़ा इनका जो है सपोर्ट कर रही थी। अब यही सो कॉल्ड किसान उसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और गुस्से में आकर के भगवंत मान ने तो ये तक कह दिया कि ये कैसे किसान हैं, इनकी वजह से ना रेल चल रही है, ना सड़कें चल रही हैं, सब इन्होंने जाम कर दिया है, इनकी वजह से इकोनॉमिक जो हमारी प्रोग्रेस है वो पूरी तरह ठप पड़ गई है, और पंजाब दिक्कत में आ रहा है। किस तरह के किसान हैं ये? उल्टा भगवत मान दिए कह रहा है, यानी कि आम आदमी पार्टी इस बात को कह रही है। भाई, जिन तत्वों को आपने पाला था, जिनको आपने पोसा था, आज जब वो तुम्हारी तरफ आके खड़े हो गए हैं तो तुम्हारे मुंह से ऐसी आवाजें निकल रही हैं। इसमें कई खालिस्तानी भी थे, हम और आप जानते हैं। और खालिस्तानियों से याद आया कि जब जयशंकर साहब चैथम हाउस से बाहर निकले, अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, तो कुछ शरारती तत्व जो खालिस्तानी कहते हैं अपने आप को, खालिस्तान की जो बात करते हैं, उन्होंने आकर के जो है जयशंकर साहब की गाड़ी को घेरने का प्रयास किया। सवाल इस पर यह उठता है कि ये इतने तत्व वहां खड़े होकर कर क्या रहे थे? वहां नारेबाजी हो रही थी, भारत के विरुद्ध नारेबाजी हो रही थी। वो कह रहे थे कि जितने भी खालिस्तानियों को विदेशों में अननोन गनमैन ने मारा है वो सब भारतीयों ने मरवाए हैं, निज्जर को भारत ने मरवाया है, इस तरह के वो इल्जाम भारत पर लगा रहे थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति आता है भारत का झंडा लेकर के और जयशंकर साहब की गाड़ी के आगे खड़ा होकर के वो झंडे को फाड़ने का प्रयास करता है, फिर लंदन की पुलिस आकर के उसे ले जाती है वहां से। सवाल यह है कि ये सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई? इसे कहते हैं सुरक्षा में सेंध लगना। कैसे लग गया? लंदन तो बहुत एक तरीके से डेवलप्ड है, वहां की पुलिस तो बहुत हाई फाई है, ऐसा कैसे हो जाता है कि वहां पर एक विदेशी मेहमान आपके यहाँ आता है, और एक बड़े कद का मेहमान आता है, बड़े देश से आता है, और आप उनको इतनी सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे कि उनके आसपास कोई आदमी ना आए? सवाल उठता है। और आप जानिए इस समय लंदन में, यूके में जो लेफ्टिस्ट पार्टी है वो किस तरह के तत्वों को पनाह दे रही है, इस बात का परिचायक है। और इनका एक तरीके से लास्ट मोमेंट पे आकर के, जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है ना, ये जो फड़फड़ा रहे हैं एकदम से, समझ जाइए कि खालिस्तान का भी इलाज बहुत जल्द होने वाला है। उसी प्रकार से भारत ने भी इसका कंडेम किया कि भाई जिस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच करी गई है हम उसका कंडेम करते हैं, और जयशंकर साहब के साथ वहां पर पूरी तरह से सिक्योरिटी का काफिला चलना चाहिए और उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहिए। भारत ने इसकी कड़ी निंदा करी है। और उसके साथ ही अगर आप देखें तो जब जयशंकर साहब वहां बैठे हुए थे, जब सवाल जवाब उनसे हो रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो जयशंकर साहब से पूछा गया कि ट्रंप चचा आए हैं, आपको क्या लगता है कि ट्रंप को मध्यस्थता कर देनी चाहिए कश्मीर के मामले में? तो जयशंकर साहब ने कह दिया कि देखो ऐसा है, कश्मीर के मामले में हम किसी तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व करना नहीं चाहते, और इसमें पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व करना नहीं चाहते। क्यों करें? हमारा पार्ट है, हम जब चाहें उसे ले लेंगे। पाकिस्तान ने चोरी की है उसकी। और ये तक बोला कि जब हम आजाद हुए थे उसके बाद जब ये मसला उठा था पीओके वाला, हमें उसी वक्त फौज भेज करके काम कर लेना चाहिए था, लेकिन उस वक्त की सरकारों की शायद कुछ मजबूरियां रही होंगी या उनकी ढिलाई रही होगी कि उन्होंने ये काम नहीं किया। और मैं भी आपको कई बार बता चुका हूं, 1965 का युद्ध हमने पाकिस्तान को हराया था, उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था। पता नहीं शास्त्री जी को किस तरह से उन पर दबाव बनाया गया, उनके खिलाफ साजिश करी गई, पता नहीं, लेकिन जिस तरह से शास्त्री जी ने पाकिस्तान को पटखनी दी थी, उसके बाद शास्त्री जी ये शर्त रख सकते थे कि हमें पीओके वापस दो वरना हम तुम्हारा लाहौर नहीं छोड़ेंगे। ये हो सकता था, भारत पहुंच गया था लाहौर तक, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, वो चीजें आज भी गोपनीय हैं।
उसी तरह से 1971 में जब हमने बांग्लादेश को लिबरेट कराया था, तो पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को हमने यहाँ पर घुटने पर ला करके उनसे हाथ जुड़वाए थे और उनसे ये लिखवाया था कि हाँ, हम हार स्वीकार करते हैं, सरेंडर करवाया था। उस वक्त भी भारत चाहता तो पीओके पर बातचीत कर सकता था, बोल सकता था कि पीओके वापस दो। उसी तरह से जब मामला हुआ था, तो भारत की फौज जब पीओके में जाकर के अपने कश्मीर को वापस लेने का प्रयास कर रही थी, तो यहाँ के नेहरू जी पहुंच गए सीधे यूएन में और मामला यूएन में उठा दिया। और यूएन में किस तरह से मामला जाता है और लटक जाता है, हम सब जानते हैं। आज तक जो भी मामला यूएन में गया है, वो लटका ही गया है, किसी का हल सामने नहीं आया। तो इस तरह की बातें हुई। तो ट्रंप का इन्वॉल्वमेंट इसमें होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर भी जयशंकर साहब ने विराम लगा दिया कि किसी पार्टी को हमें जरूरत नहीं है, हम अपने आप देख लेंगे। उसके बाद पूछा गया कि चाइना के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो जयशंकर साहब ने कहा कि देखो, चाइना के साथ हमारे रिश्ते सही चल रहे हैं और चाइना के साथ अब हमने कई सारे डेवलपमेंट किए हैं। उनकी फौज पीछे चली गई, हमारी भी पीछे आ गई, और जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा हमने रोक दी थी, उसको दोबारा स्टार्ट कर दिया है नाथुला के पास से। और इस तरह से हम चाइना के साथ भी अब जो है रिश्तों को ठीक करते जा रहे हैं, जयशंकर साहब ने कहा। जयशंकर साहब से फिर ये पूछा गया कि ट्रंप आए हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, इन सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो जयशंकर साहब ने कहा, देखो ऐसा है, रही बात भारत के लिए टैरिफ की, तो भारत को टैरिफ की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसा जयशंकर साहब ने क्यों कहा? क्योंकि ट्रंप सभी पे टैरिफ लगा रहे हैं। भारत की तरफ से पीयूष गोयल गए हुए हैं यूएस में और जाकर के बात कर रहे हैं इसी बात पर कि यूएस को और भारत को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेना चाहिए या कोई ना कोई ट्रेड डील कर लेनी चाहिए, जिससे कि हम लोगों पे टैरिफ का कोई असर ना पड़े। और ऐसा लग रहा है कि यूएस ये ट्रेड डील कर सकता है। अगर यूएस ये ट्रेड डील कर लेगा, तो फिर ये हो जाएगा कि पूरी दुनिया में हर जगह ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, चाहे कनाडा हो, मैक्सिको हो, यूरोप हो, इधर आपका चाइना हो, लेकिन भारत के साथ एक ट्रेड डील करिए उल्टा, तो एक भारत के लिए बहुत प्लस पॉइंट हो सकता है। जयशंकर साहब के जो बयान थे, जो आंसर थे, उनसे लग रहा था कि हम इसमें कोई ज़्यादा घाटा देखने वाले नहीं है। और जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि ट्रंप के आने से भारत को उल्टा फायदा ही होगा। जिस तरह से वर्ल्ड अब मल्टीपोलर बनता जा रहा है, पहले क्या था, यूएस हर जगह टांग अड़ाता था कि कनाडा भी हमारे हिसाब से चलेगा, यूरोप भी हमारे हिसाब से चलेगा, रशिया भी हमारे हिसाब से चलेगा, भारत भी हमारे हिसाब से चलेगा, वेस्ट एशिया भी हमारे हिसाब से चलेगा। अब ट्रंप ने कह दिया, तुम्हें अपने हिसाब से अपने आप देखो, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। नाटो का क्या हो रहा है, नाटो जाने, रशिया को क्या करना है, रशिया जाने, यूक्रेन का क्या हो रहा है, यूक्रेन जाने, मुझे किसी से मतलब नहीं, मैं अपना देखूंगा। जब इस तरह से हर देश अपनी जिम्मेदारी लेगा, तो दुनिया में हर देश अपने आप में मजबूत होगा और कई सारे पोल्स दुनिया में बन जाएंगे। और भारत हमेशा इसका पक्षधर रहा है कि दुनिया में मल्टी पोल्स होने चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, बहुध्रुवीय विश्व होना चाहिए, कोई एक गुंडा नहीं होना चाहिए दुनिया में, कई सारे जो है प्लेयर्स होने चाहिए, तभी शांति बनी रह सकती है। तो ये पूरा इसका सार है। आने वाले समय में आप देखना, ये जो लगातार बयान आ रहा है पीओके को लेकर के, कभी अमित शाह ने बोला कुछ दिन पहले कि भाई कश्मीर का नाम तो ऋषि कश्यप पर होना चाहिए। अमित शाह जब मुद्दा उठाते हैं कश्मीर का और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उठाते हैं, तो समझ जाइए कुछ ना कुछ अंदर अंदर पक रहा है। बहरहाल मैं आने वाली वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ। एक मणिपुर पर लेकर के आऊंगा कि वहाँ कुछ बहुत बड़ा पक रहा है, एक लेकर के आऊंगा कि पंजाब में किस तरह से आम आदमी पार्टी खतरे में है, पंजाब वाला लेकर के आऊंगा पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स पर, मणिपुर वाला लेकर के आऊंगा इसी वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स पर। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।